अपने में शक्ति और साहस जुटाने के लिए जो छुट्टी मैंने बढ़ाई थी, वह भी एक दिन समाप्त हो गई। शायद उसी दिन से मेरा यातना पर्व प्रारंभ हुआ था। अपनी लाडली को उन सहानुभूति शून्य हाथों में सौंपकर बाहर निकलते हुए मन बहुत बार रोया। पता नहीं किस कुघड़ी में मैंने उसे छोड़ा था। वह मुझसे दूर होती चली गई। मेरा उसे लाड़ से दिया नाम पूजा भी अस्वीकृत कर दिया गया। अब वह श्वेता थी। मैदे की लोई सी, कच्चे दूध की सी उसकी चिकनी शुभ्र कांति ही उसे यह नाम दे गई थी। विवशता ही कुछ ऐसी थी कि मैं मन मारकर काम पर जाती थी, नहीं तो मैं कब से नौकरी छोड़ छाड़कर घर बैठ जाती। 4 सामान्य औरतों की तरह बच्चे पालती, पर नौकरी तो अब मेरी नियति बन गई थी। घर में एक नई प्राणी के आते ही खर्च पड़ गया था। मैं उसे अच्छे से अच्छा पहनना ओढ़ना चाहती थी। उसके रखरखाव में, खाने पीने में किसी तरह की कंजूसी मुझे स्वीकार नहीं थी। अम्मा जी और रजनी के आ जाने से घर भी छोटा पड़ रहा था। उन्हीं दिनों हमारे भाग्य से ऊपर वाला हॉल नुमा कमरा खाली हुआ। उसमें अटैच्ड टॉयलेट की भी सुविधा थी। किराए की परवाह न करते हुए हमने तत्काल उसे ले लिया। दिन भर की आपाधापी के बाद इस निगूढ़ एकांत में बहुत शांति मिलती थी। दिन भर ऑफिस में काम करते हुए मन अपनी लाडली के आसपास ही घूमा करता। उसके किसी प्रकार के अहित की आशंका मुझे नहीं थी, फिर भी वह 5-6 घंटों का बिछोह मेरे लिए पहाड़ बन जाता। घर लौटने तक ममता का भार असह्य हो उठता। लगता कि उड़कर पहुंच जाऊं और उसे छाती से लगा लूं, पर घर पहुंचते ही पता लगता कि अम्मा या रजनी उसे लेकर पड़ोस में निकल गई हैं। मैं मन मसोस कर रह जाती। ये मुझसे 5-10 मिनट आगे पीछे ही घर लौटते। उन्हें दूर से आता देखकर ही अम्मा जी घर पहुंच जाती। मैं लपककर श्वेता को गोद में लेती और कमरे में गुम हो जाती। यही तो समय मिलता था उसे जी भर दुलारने का, प्यार करने का। इनका चाय नाश्ता अम्मा जी तैयार करती, पास बैठकर इसरार करके खिलाती। इन्हें तुरंत शाम की क्लास के लिए जाना होता था। किसी तरह जल्दबाजी में ये खा पी कर चले जाते। अम्मा जी बाद में अड़ोस पड़ोस को सुनाकर कहती, अच्छी लव मैरिज है, थके हारे मर्द को एक कप चाय का भी आसरा नहीं है। मैं कहती हूँ, सूरत शक्ल तो भगवान की देन है, पर आदमी गुण ढंग तो सीख सकता है। मैं सुबह शाम खाना बनाने का भरसक प्रयत्न करती, पर अम्मा जी ने रसोई में ऐसा दखल जमा लिया था कि हटने का नाम ही नहीं लेती थी। मेरे हिस्से में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना या चटनी पीसना ऐसे ही काम आते थे। कभी आग्रहपूर्वक कुछ बना भी लेती तो वह ऐसे घूरती रहती कि घबराहट में कभी नमक भूल जाती या मिर्च दोबारा डल जाती। खाते समय वो नुक्ताचीनी होती कि बस। गुस्सा तो तब आता जब ये भी आलोचकों की टोली में शामिल हो जाते। कल तक यही मनोज बनाने वाली उंगलियां चूमने की बात करते थे। उस दिन भी हम माँ बेटी तृप्त भाव से कमरे में लेटी हुई थी कि नीचे से रजनी ने आवाज दी। पता चला इनके एक मित्र सपत्नीक आए हुए हैं। जैसे ही बाहर के कमरे में पांव दिया, मैं चौंक पड़ी। मित्र पत्नी सिर से पांव तक सौंदर्य प्रसाधनों का विज्ञापन बनी हुई थी। उनके सामने अपनी मुचड़ी साड़ी और बासी चेहरा लेकर मैं एक हीन बोध से भर उठी। मनोज की आंखों में भी मैंने पहली बार एक वितृष्णा का भाव देखा और सहम गई। रात को अपनी सफाई देते हुए मैंने कहा, बैंक से लौटकर इतनी थक जाती हूँ कि कुछ करने का मन ही नहीं होता, फिर दिन भर उसे छोड़े हुए हो जाता है। वे जैसे फट पड़ने को आतुर ही बैठे थे। बार बार ये नौकरी का हवाला क्यों देती हो? इस शहर में 50% औरतें नौकरी करती हैं। अनिल की बीवी भी करती है। सभी अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जाती हैं। तुम्हारी तरह सभी भाग्यवान भी नहीं होती कि उन्हें सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है।
बच्चों को नहलाना धुलाना, आया के घर छोड़ने जाना होता है, बाजार से सौदे सलूब भी वो लाती हैं। तुम तो इन सारे झंझटों से बची हुई हो, सलीके से रह तो सकती हो। श्वेता के जन्म के बाद सब छूट सा गया था। अब फिर से शाम को सजना संवरना शुरू कर दिया, पर किसके लिए? तैयार होकर नीचे उतरती तब तक ये तो क्लास को निकल चुके होते थे या जाने की जल्दी में होते। सारा आयोजन व्यर्थ हो जाता। मुझे देखकर अम्मा जी और रजनी कनखियों से एक दूसरे को निहारती और हंस देती। वह हंसी तिलमिला देने वाली होती थी। कभी कभी उनका उपहास मुखर भी होता था। वे विधाता को धन्यवाद देती जिन्होंने उन्हें पाउडर के खर्च से बचाए रखा। कभी कहती, गृहस्थी क्या करेगी खाक, रानी जी तो सिंगार पटार में ही फुर्सत नहीं मिलती। रूप रंग के बाद घर गृहस्थी के कामों में मेरा अनाड़ीपन अम्मा जी के हाथ का दूसरा बड़ा पत्ता था। इससे बाजी हमेशा उनके हाथ में रहती थी। बचपन से ही मंसूरों की दुनिया में ऐसा खो गई थी कि कई चीजें सीखने को रह गई थी। उन्हें लेकर कभी कभी बड़ी शर्म झेलनी पड़ती थी। हाय भाभी, कितनी प्यारी फ्रॉक है, आपने बनाई है? पड़ोस की मुंह बोली ननद पूछती। नहीं, रजनी ने बनाई है। अरे वाह, मेज-पोश तो बड़ा खूबसूरत है। आप इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी कर लेती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं, यह तो रश्मि के हाथों का कमाल है, शादी से पहले काढ़ा था। दुल्हन, वो लाल मिर्च का अचार तो बड़ा स्वादिष्ट लगा। कैसे बनाया था, जरा बताना भाई। अम्मा जी से पूछ लिए, उन्होंने नहीं ही डाला है। मतलब कि घर की कई चीजें प्रशंसा बटोरती रहती, पर किसी पर भी मेरी मोहर नहीं होती थी। ऐसे में माँ बहुत याद आती। वे अक्सर कहती थी, कनू थोड़ा इधर भी देख लिया करो, कल को ससुराल जाओगी तो यही काम आएगा। यह हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है। बाबूजी सुनते तो माँ को बुरी तरह झिड़क देते। पंडित जी की बात दोहराकर कहते, तुम्हारी बिटिया चूल्हा चक्की करने के लिए नहीं बनी है, यह तो साक्षात सरस्वती है। अब बाबूजी आकर देखें अपनी सरस्वती को। कई चीजें तो अब मैंने सीख भी ली थी। उनके लिए समय नहीं मिलता था। सुबह शाम का घर का और दिन में ऑफिस का काम करके इतनी थक जाती थी कि बस। फिर थोड़ी देर गुड़िया को दुलारने का भी मन होता। कभी लंच में दो चार सलाइयाँ निकाल लेती। एक एक स्वेटर महीनों ले लेता। इस बीच रचनी अपने और आसपास वालों के 4-5 स्वेटर बुन चुकी होती। मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता, मनोज भी नहीं। वे तो मजाक बनाने में अग्रणी हो रहते और मेरी सुस्त चाल को विलंबित लय का नाम दे डालते। श्वेता के जन्मदिन की पार्टी एक हादसे की तरह टीस जाती है। उसके जन्म पर तो किसी ने 5 लड्डू भी नहीं बांटे, पर जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि इस बीच वह दादी और बुआ की आंख का तारा बन चुकी थी। पूरे मोहल्ले के लिए ही वह खिलौना थी। सबको बुलाया गया। इनके मेरे ऑफिस के सब लोग भी थे। कुछ रजनी की सहेलियां भी थी। पंडित जी के यहाँ मैं खुद गई थी, पर उन्होंने मना कर दिया। श्वेता के लिए आशीर्वाद स्वरूप 11 रुपए जबरदस्ती मेरे हाथ में रखते हुए बोले, तुम्हारी सास का कुछ ठीक नहीं है। हमें देखकर भड़क उठी तो बेकार रंग में भंग हो जाएगा। भैया भाभी का भी यही मत रहा। उन्हें जो भेजना था उन्होंने निखिल नीता के हाथ भेज दिया, खुद नहीं आए। उस दिन मैंने छुट्टी ले ली थी। सुबह का पूरा समय घर की झाड़ पोंछ में निकल गया। उसके बाद मोहल्ले भर से प्लेटें, चम्मच, गिलास इकट्ठा कर लाई। उन्हें धो पोंछ कर करीने से रखा। बाहर वाले कमरे को झंडियों और गुब्बारों से सजाने में इनका हाथ बटाया। इसके अतिरिक्त 5 किलो गाजरों को कद्दूकस किया, दही बड़ों के लिए दाल पीसी, छोलों का मसाला बनाया, बड़ों के लिए दही तैयार किया। दूसरे छोटे मोटे काम इस बीच निकलते ही रहे। सांस लेने भर की मेरे पास समय नहीं था। अतिथियों का पहला जत्था पहुंचा, तब कहीं जाकर मैंने कपड़े बदले। श्वेता को रज्जो ने तैयार कर दिया था।
सफ़ेद झालरदार फ्रॉक में वह परी सी लग रही थी। केक काटने के बाद सबके इसरार पर मैंने घर आई एक नन्ही परी गाया तो मेरे आंसू निकल आए। बहुत दिनों बाद इस तरह खुलकर गया था, बड़ा अच्छा लगा। सुनने वालों को भी शायद पसंद आया होगा, क्योंकि वंस मोर की आवाज़ से कमरा गूंज गया। एक दो हल्के फुल्के गीत और सुनाने पड़े। अच्छा ही हुआ जो पंडित जी नहीं आए। गाने के बाद खाने का दौर शुरू हुआ। प्रशंसा की फिर झड़ी सी लग गई, पर इस बार सुर दूसरा था। दही बड़े कितने सॉफ्ट बने हैं ना। गाजर का हलवा तो मथुरा वालों को मात कर रहा है। छोले घर पर ही बनाए हैं या सरदार की हट्टी के हैं? रमा इनके मित्र पत्नी से बोले, भाभी से जरा ट्रेड सीक्रेट पूछ लो। तुम्हारे बड़े अंदर के तुम्हारे बड़े अंदर से कड़े क्यों रह जाते हैं? जैसा कि स्वाभाविक था, रमा का चेहरा लाल हो आया था। मैंने उसकी झेप मिटाते हुए कहा, भाई हम भी आप ही की जाति के हैं। आप अम्मा जी से पूछिए, उन्होंने ही बनाए हैं। सब कुछ अम्मा ने ही बनाया है, रजनी ने सूचित किया। मुझे लगा पास बैठी अम्मा जी कहें, अरे अरे मेरे अकेले के बस की बात थी, ये बेचारी भी सुबह से लगी हुई है। पर वो एकदम बोल उठी, अरे अपनी भाभी से तुम बस गाना गवा लो, उनसे और कुछ नहीं होता। मुझे जैसे आग लग गई। अभी अभी जो मेरे गाने की प्रशंसा हुई थी, उसी के लिए यह उपालंब था। ये लोग जैसे मेरी इतनी अच्छाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी तरह मुझे दूसरों की नज़रों में उठता नहीं देख सकते। मुझे भी ताब आ गया। जहर बुझे स्वर में मैंने कहा, आप ये हरदम गाने का उल्हाना क्यों देते रहती हैं? इस घर में आकर तो मैं गुनगुनाना तक भूल गई हूँ। अरे तो मना किसने किया है? अटारी पर बैठकर सुबह शाम आलापा करो। रोटी पानी के लिए तो हम हैं ही। इस जुगलबंदी से सब सन्न रह गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया, पर असली तमाशा तो रात में हुआ, मेहमानों के चले जाने के बाद। इन्होंने वो बमबारी की कि बस दोनों माँ बेटी सिर झुकाए सुनती रही, जैसे मुंह में जबान ही न हो। पर मैं उनकी हर ईंट का जवाब पत्थर से देती रही। पता नहीं कितने दिनों के संचित रोष को शब्द मिल गए थे। जी रह करके जब थक हार गए तो उपसंहार सा करते हुए बोले, एक मिनट घर में शांति नहीं रहने दोगी? हर बात का जवाब देना जरूरी है? तब समझ में आया, यद्यपि बड़ी देर से आया, कि दोनों की दोनों बुत क्यों बन गई थी। वे गृह स्वामी को जैसे जता देना चाहती थी कि दोनों बहुत सौम्य, शांत और सहनशील हैं। झगड़े की जड़ मैं हूं, तो बस यह तुम्हारी बहू। वे 3 साल कैसे बीते मेरा ईश्वर जानता है। घर मेरे लिए एक होटल सा हो गया था। अपने हिस्से का काम निपटाकर कमरे में पड़ी रहती। ये सुबह खाना खाकर निकल जाते तो रात गए ही लौटते। शिकायत करना भी चाहती तो इनका शांत श्रांत क्लांत चेहरा देखकर चुप लगा जाती। इनके इस तरह सारा सारा दिन बाहर रहने से मैं कितनी अकेली पड़ गई, इसका कोई होश नहीं था। सास और ननंद तो हमेशा से विरोधी खेमे में थी, पर इस बीच अपनी बच्ची भी अपनी नहीं रही थी। दादी का स्नेहबंध दिन पर दिन प्रगाढ़ होता जा रहा था। कई बार तो वे उसे रात में भी अपने पास सुला लेती। वैसे भी श्वेता जितनी देर मेरे पास होती डांट खाती रहती। दादी और बुआ के सीमातीत लाड़ प्यार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। उन दोनों की देखा देखी वह भी मेरी उपेक्षा करने लगी थी। अपनी हर गलत सलत बात मनवाने की उसे आदत पड़ गई थी। मैं जरा भी विरोध करती तो वह जमीन पर लौट जाती या दीवार पर सर दे मारती। उसकी चीख पुकार सुनते ही अम्मा जी दौड़ी आती और अपनी लाडली की फरमाइश पूरी कर देती। उसे पुचकार कर चुप करा देती और गोद में उठाते हुए बुदबुदाती, माँ है कि डायन, बच्चे का इतना मन नहीं रख सकती। डायन शब्द को तो मैं किसी तरह पी जाती, पर जब श्वेता दादी की गोद में चढ़कर मम्मी गंदी हैं के नारों से घर भर देती तो कलेजा छलनी हो जाता। उस निपट एकाकीपन के बीच कभी कभी अपना तानपुरा याद आ जाता। कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद करके मैं उसे लेकर बैठ जाती, पर जैसे ही तारों पर उंगलियां फेरती लगता कि कोई
कई जोड़ी अदृश्य आंखें मुझ पर पहरा दे रही हैं और आवाज़ गले में फंसकर रह जाती। पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई थी मैं कि संगीत से नाता छूट सा गया था। गाना तो दूर, मेरी तो सुनने की आदत भी छूट गई थी। कभी कोई बड़ा कलाकार शहर में आता तो मैं अपना मोह न रोक पाती। उस दिन मैं बैंक से सीधे भैया के यहाँ चली जाती ताकि रात लाने ने ले जाने की समस्या न रहे। अम्मा जी के आ जाने से यह सुख भी जाता रहा। अब भी कई बार भैया का ऑफिस में फ़ोन आता है, कनू रात को टैगोर हॉल में जसराज जी हैं या मानक भवन में अब्दुल हलीम आ रहे हैं। उस समय सिवा तरस कर रह जाने के मैं कुछ न कर पाती। पहले बैंक में लोग पूछ लिया करते थे, अरे कल जितेंद्र अभिषेकी के कार्यक्रम में आप नहीं दिखी। अब कोई नहीं पूछता, जैसे सब जान गए हैं कि मेरे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो गया है। दिन रात की इस ऊब को पीते पीते एक दिन मेरा धैर्य जवाब दे गया। खींचकर मैंने कहा, बाहर जाने पर शायद तुम्हें यह भी याद नहीं रहता कि तुम्हारी एक बीवी बच्ची है। तुम क्या सोचती हो मैं बाहर मटर गश्ती करता हूँ? मैं क्या जानूं कि क्या करते हो। भाड़ झोंकता हूँ, वे चिढ़कर बोले, पर दूसरे ही क्षण अत्यंत गंभीर हो गए। कनू, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अनिल के जीजाजी एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, उन्हें एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। अनिल ने मेरा नाम सुझा दिया। उसी की जुगाड़ में तो लगा रहा इतने दिन। अरे ऐसे क्या देख रही हो, अनिल भी छोड़ रहा है। उसकी तो 12 साल पुरानी सर्विस है। पर उसकी बीवी ने कुछ नहीं कहा, उल्टे हौसला। तुम्हारी पढ़ाई? उनकी बात काटकर मैंने पूछा। आखिरी सेमेस्टर ही तो है, कर लूँगा। उसी के बलबूते पर तो यह सुपरवाइजर का चांस मिला है। मेरा अपना केबिन होगा, टाइपिस्ट होगी, प्यून होगा। सरकारी नौकरी में यह सब जुड़ता? जरा सोचो, सब इंजीनियर बनकर जिंदगी भर देहातों की खाक छानता फिरूंगा। सो अलग। तुम लोग यहाँ अकेले परेशान होते रहोगे। इससे तो यह व्यवस्था क्या बुरी है। डिप्लोमा हो जाए तो 2 साल में MBA भर कर लूँगा। फिर तो असिस्टेंट मैनेजर की कुर्सी पक्की है। लेकिन नौकरी तो प्राइवेट ही हुई ना। अनिल के पिताजी सॉरी जीजा जी जिंदगी भर ऐसे ही कृपालु बने रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल है। मेरा 25,000 फैक्ट्री में लगा हुआ है। जिस दिन नौकरी छोड़ूंगा पाई लेकर ही हटूंगा। 25,000? आश्चर्य से मेरी आंखें फैल गई। इतना रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया? वे एकदम चेप गए, खिसियाकर बोले, सॉरी कनू, तुम्हें बताना भूल गया। गांव की जमीन मैंने बेच दी है। जमीन का वह उतना सा टुकड़ा किसी मतलब का नहीं था। न वहाँ का माहौल ही अब अच्छा रहा है। वैसे भी अब हमसे खेती किसानी तो होने से रही। मनोज, तुमने नौकरी छोड़ दी, गांव की जमीन बेच दी। क्या एक बार भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि इतने अहम फैसले लेने से पहले मुझसे एक बार पूछ ही लेना चाहिए? कनू, दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्या मेरा कोई हक नहीं बनता मनोज? सच कहूँ कनू, मुझे तुम्हारे हक का ख्याल कभी आया ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता रहा। जरा सोचो, ये सारी उठापटक क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ? कनू, तुम ही ने मुझे सपने देखना सिखाया है। तुम ही ने मेरी आकांक्षाओं को नया आकाश दिया है। तुम ही इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? तुम ही मुंह फेर लोगी तो ये सारी भागम भाग मैं किसके लिए करूंगा? उनके मिश्री घुले स्वर ने सारे गिले शिकवे भुला दिए। अपना सर उनके सीने में छुपाते हुए मैंने पूछा, जमीन वाली बात अम्मा जी को मालूम है ना? और तुम बताना भी नहीं। नहीं तो अभी रजनी की शादी के लिए हाय हाय करने लगेंगी। जानता हूँ अम्मा सुनेंगी तो आसमान सर पर उठा लेंगी। पर फिलहाल मैंने उस विषय में सोचना ही छोड़ दिया है। रज्जो का ब्याह 2 साल बाद भी हो सकता है और मैं खूब धूमधाम से करूँगा। पर इतना रुपया रोज रोज तो हाथ आएगा नहीं। इस समय इसे ठिकाने से नहीं लगाया तो जिंदगी भर क्लर्की ही करनी पड़ेगी। वह रात सुनहले सपने देखते बीत गई।
भाग्यलक्ष्मी ने अप्रत्याशित रूप से दरवाजे पर दस्तक दी थी। जमीन को लेकर भाई बंदों में पता नहीं कब से ठनी हुई थी। किसी जमाने में वादियों की सूची में मनोज के पिता का नाम भी था। उनकी मृत्यु के बाद ये लोग तटस्थ हो गए थे, क्योंकि कोर्ट कचहरी लायक न तो पैसा था न हौसला। पर बिल्ली के भाग से छींका टूटा और जमीन का वह टुकड़ा अनायास हमारे हाथ लगा। हाई कोर्ट के निर्णय की शुभ सूचना देते हुए रिश्तों की एक बुआ ने लिखा था, बहू बड़ी भागवान आई है, आते ही तुम्हारे सारे काम सुलझा दिए। मेरी यह तारीफ अम्मा जी को जरा नहीं भाई थी। मुंह बिचकाकर उन्होंने उस पोस्ट कार्ड को ही सुना दिया था। अरे यह तो देर सबेर होना ही था, इसमें उसने क्या कर लिया। उनकी उस बात का कसैलापन मन में अब तक ताज़ा था, पर अब सारा मलाल अपने आप घुल गया।